आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जहां बिल्कुल निस्वार्थ भलाई का आमना सामना सीधे तौर पर एक बेहद भ्रष्ट और धोखेबाज इंसान से होता है। ये दानवीर भूषण की कहानी है और सच मानिए इसमें ईमानदारी और नैतिकता के कुछ ऐसे गहरे सबक छुपे हैं जो आज के दौर में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या इस दुनिया में जहां लोग पल भर में धोखा देने को तैयार बैठे हों, वहां बिना किसी स्वार्थ की सच्ची दया और भलाई सच में टिक सकती है? ये एक ऐसी बुनियाद है जिस पर हमारी आज की यह पूरी चर्चा टिकी हुई है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दानवीर होने का असली मतलब क्या है। दानवीर होने का मतलब सिर्फ कुछ पैसे दे देना नहीं होता। ये एक ऐसी भावना है जहां इंसान बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ दूसरों के लिए न्योछावर कर देता है। अब भूषण को ही ले लीजिए। एक बार उसने अपना पकाया हुआ इकलौता खाना एक भूखे भिखारी को दे दिया था, और वो भी तब जब उसके खुद के रसोई घर के डिब्बे पूरी तरह से खाली थे। इसे कहते हैं सच्चा नैतिक चरित्र, जहां अपनी तकलीफ से बड़ी दूसरे की भूख लगती है। चलिए अब देखते हैं कि यह सच्ची दयालुता और निस्वार्थ भावना असल जिंदगी में दिखती कैसी है। भूषण के लिए भलाई करना कोई निष्क्रिय गुण या सिर्फ बातों तक सीमित चीज नहीं थी। ये लगातार किए गए बलिदानों की एक चेन थी। सुबह खुद भूखा रहकर उसने उस भिखारी को खाना खिलाया। फिर दोपहर को उसी भयंकर थकान और भूख के बावजूद उसने मदन लाल की भारी बोरियां उठाने में मदद की। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन जब बिरजू अपनी पत्नी चमेली के साथ मारपीट कर रहा था तो भूषण बीच बचाव करने वहां भी पहुंच गया। ये इस बात का सीधा सबूत है कि सच्ची मदद कभी थकान या भूख का बहाना नहीं बनाती। और इसका असर क्या हुआ? उस भिखारी ने भूषण को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि भगवान तुम्हें खुश रखे। आजकल ऐसे दानी लोग कहाँ मिलते हैं? सच में हमारे समाज में ऐसी शुद्ध ईमानदारी और भलाई बहुत कम ही देखने को मिलती है, और समुदाय के बीच इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब बढ़ते हैं कहानी के अगले दौर की तरफ, जहां इस दयालुता का सामना समाज के अन्याय से होता है। अगर हम गांव के नेतृत्व की बात करें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग चेहरे हमारे सामने आते हैं। एक तरफ है हमारा भूषण, जो बिल्कुल पारदर्शी है, हमेशा मदद के लिए आगे रहता है और कमजोरों की ढाल बनता है। वहीं दूसरी तरफ है तत्कालीन सरपंच सज्जन सिंह। सज्जन सिंह बिल्कुल इसका उल्टा है। वो पूरी तरह से भ्रष्ट है, लोगों को डराता धमकाता है और यहाँ तक कि गांव वालों का आधा राशन तक चुरा लेता है। तो जाहिर सी बात है, गांव वाले इस भ्रष्टाचार से परेशान थे। एक दिन भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने साफ कह दिया कि हम गांव वाले बस एक ही चीज चाहते हैं, और वो ये कि आप यानी भूषण हमारे अगले सरपंच बने। उन्हें डर और भ्रष्टाचार की जगह भरोसा और विकास चाहिए था। लेकिन क्या पावर और सत्ता का ये बदलाव इतना आसान होता है? चलिए देखते हैं ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा को। जैसे ही भूषण चुनाव जीतता है, सज्जन सिंह अपनी साजिश शुरू कर देता है। वो चुपके से गरीबों के राशन में मिलावट करवा देता है। अब सोचिए, जब गांव वालों को वो खराब राशन मिलता है तो वो क्या करते हैं? वो बिना पूरी सच्चाई जाने भड़क जाते हैं और अपने ही चुने हुए नेक सरपंच को गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक अस्थिर भीड़ पल भर में पलट जाती है और जीवन भर की भलाई एक सावधानी से रचे गए झूठ के आगे मिट्टी में मिल जाती है। और इस मोड़ पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। गांव से दूर एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे भूषण की हालत पर गौर करें, जो इस साजिश की गहराई को समझ रहा था। जब किसी के साथ इतना बड़ा और पूर्ण विश्वासघात हो जाए तो क्या उसकी सच्ची ईमानदारी वहां टिक पाएगी? यहीं से शुरू होती है कहानी में एक बहुत ही चतुर और दिमागी रणनीति। चलिए समझते हैं सच्चाई को बाहर लाने के इस खेल को। न्याय वापस पाने के लिए भूषण ने कोई हिंसा नहीं की, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और अहिंसक रास्ता चुना। उसने सबसे पहले जंगल में अपनी ही आत्महत्या की झूठी अफवाह फैला दी। फिर एक पूरा हफ्ता इंतजार किया ताकि दुश्मन बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, और अंत में रात के अंधेरे में एक भूत का रूप धरकर सज्जन सिंह के सामने जा खड़ा हुआ और उसे सबके सामने सच उगलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ कहानी में थोड़ा सा हास्य भी देखने को मिलता है। जैसे ही भूत सामने आया, सज्जन सिंह का नौकर पूर्ण आतंक में भाग खड़ा हुआ। वो चिल्लाता हुआ भागा कि उसके 4 बच्चे और 2 पत्नियां हैं, और इस तरह उसने अपने भ्रष्ट मालिक को वहां बिल्कुल अकेला और असहाय छोड़ दिया। यह दिखाता है कि जब अलौकिक परिणामों का डर सामने आता है तो गलत काम में साथ देने वाले सबसे पहले अपना पाला बदल लेते हैं। और तभी रहस्य खुलता है और भूषण सबके सामने आकर कहता है कि मैंने चोर को पकड़ने के लिए अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी और अब वो चोर आप सबके सामने है।
ये पल बहुत ही शानदार तरीके से पूरी कहानी को पलट देता है। खलनायक की क्षणिक जीत उसी के लिए बुने गए जाल में बदल जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? आइए नैतिक चरित्र के इन सबकों को एक साथ जोड़ते हैं। ये कहानी हमें साफ तौर पर सिखाती है कि बिना शर्त दयालुता गरीबी में भी बनी रहती है। सच्ची ईमानदारी का मतलब यही है कि जब आप पर झूठे आरोप लगें तब भी आप अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखें। न्याय के लिए हमेशा लड़ाई की नहीं, कभी कभी चतुर और अहिंसक रणनीति की भी आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात, जनमत भले ही चंचल हों और बदल जाएं, लेकिन सच हमेशा मजबूत होता है। चरित्र का मतलब सिर्फ अच्छा होना नहीं है, इसमें अत्यधिक सहनशीलता की जरूरत होती है। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए ये कहानी एक गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। यदि समाज शुद्ध अच्छाई को बदले में सजा देता है, तो क्या एक सच्चे चरित्र में इतनी ताकत और लचीलापन होता है कि वो सच को वापस रोशनी में ला